लड़के अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। चलो सब आ गए हैं तो हम अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम डे 5 में आ चुके हैं हमारी अकाउंट्स की क्लास को लेके, और आज हम बैलेंस शीट को आगे बढ़ाएंगे और जो भी बैलेंस शीट में बचा हुआ है हमें वो पूरा ख़त्म करना है। 3 स्टेप प्रोसेस है, कोशिश करेंगे आज सेकंड स्टेप को इन डिटेल जाके कर सकें। तो भैया सबसे पहले तो सब लोग अटेंडेंस लगा दो और मुझे पता चल जाना चाहिए कि सारे लोग प्रेजेंट हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बैलेंस शीट के और बाकी पार्ट्स। इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया, यानी कल जो हमारा डे 4 के अंदर डिस्कशन हुआ था, उसमें मैंने तुम लोगों के साथ बेसिकली डिस्कशन किया था शेयर कैपिटल के बारे में, शेयर होल्डर्स फंड के बारे में, इक्विटी के बारे में। वो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई थी। आज जो हम करने वाले हैं वो बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है। मैंने तुम लोगों को बोला था कि 2 चीज़ें अपन स्किप करेंगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये 2 चीज़ें हम स्किप करके चल रहे हैं और उसके बाद हम आगे चीज़ें देखते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें कोर्स में हैं और उसके हिसाब से ही चीज़ें करेंगे। तो शुरू करते हैं। सब लोग हेडिंग डाल लो और आज की सबसे पहली हेडिंग होगी, क्योंकि हमने कुछ इस तरीके से चालू किया था। सब लोग देखना चालू करो जो हमने किया था। सबसे पहली चीज़ जो हमने की थी, हेडिंग थी हमारी नंबर 1 करके थी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ये हमारी हेडिंग थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ करके। इसके अंदर हमने नंबर 1 किया था, जो हमारा फर्स्ट था वो था हमारा शेयर होल्डर्स फंड। इससे हमने शुरुआत की थी शेयर होल्डर्स फंड के थ्रू, और उसके अंदर फिर हमने शेयर कैपिटल पढ़ा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस पढ़ा था। ये 2 चीज़ें हमने कर ली थी। अब देखो, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर मैंने तुम्हें शेयर कैपिटल बता दिया था, शेयर कैपिटल के अंदर मैंने तुम्हें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताया था, फिर मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बताया था। तो पहला मैंने आप लोगों को शेयर कैपिटल बताया था, इसके अंदर लिख देते हैं ना, एक रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ में हमें पता भी चल जाएगा कि हमने क्या क्या किया था। लिखना है क्या? हाँ, एक बार तुम लोग भी मेरे साथ लिखोगे तो तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। सो ए इज शेयर कैपिटल, बी कम्स इन एज रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड सी जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है वो है बेसिकली मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नाउ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार लिखवा दे रहा, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, या यार बाबा जी को समझाना चाहिए था एटलीस्ट कि होता क्या है, और बाबा जी ने बताया भी नहीं। सो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जो होता है वो बेसिकली वो पैसा होता है जो हमने शेयर्स को एज वारंट इशू करके मंगवा लिया है, एंड डाउन द लेन, मतलब मान लो छोटे टाइम के लिए मुझे पैसा चाहिए था, छोटे पीरियड के लिए मुझे पैसा चाहिए था, और वो पैसा जो है मैंने मंगवा लिया किसी के पास, शेयर्स जो है एक काइंड ऑफ गिरवी रख के। मेरे पास पैसा आ गया, जब मैं उनका पैसा उन्हें वापस लौटा दूंगा तो जो मेरे शेयर्स हैं वो मेरे पास वापस आ जाएंगे बीइंग अ कंपनी। सो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है। ये पूरा शेयर होल्डर्स फंड होता है ABC करके। नाउ ये शेयर होल्डर्स फंड फर्स्ट हेडिंग थी, जिसके अंदर 3 सब पार्ट थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नाउ इसी के अंदर फिर जब हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आगे बढ़ते हैं तो सेकंड आता है शेयर एप्लीकेशन मनी pending allotment. Now what does a share application money pending allotment means is basically आपके पास मान लीजिए शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया है। लक्ष्मी मिश्रा, मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस बताऊंगा, लेकिन पहले अभी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सुनो। यहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। होता क्या है, अगर मैं एक आम इंसान हूं
और मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे टाटा में पैसा लगाना है, शेयर्स में पैसा लगाना है, मुझे टाटा कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे शेयर इन्वेस्टमेंट चाहिए, खत्म कहानी, मुझे टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इस चीज के लिए मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं देखूं कि टाटा कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू करके रखे हैं या नहीं। अब यार टाटा ने फ्रेश शेयर्स इशू किए हुए थे, मैं मार्केट में अपने ब्रोकर के पास गया, मैंने कहा मुझे टाटा के शेयर्स खरीद के दो। ठीक है भैया, और मैंने पहली बार सीधे सीधे जाके उन शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये ऐसा नहीं है टमाटर भिंडी जैसे कि आपने शेयर्स गए और खरीद के ले आए। आपको पहले शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कई लोग होंगे जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं मार्केट से टाटा कंपनी के, क्योंकि सब जानते हैं कि टाटा कंपनी सक्सेसफुल है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट होना ही होना है। तो इसलिए जैसे सब लोग अप्लाई कर रहे थे शेयर्स खरीदने के लिए, आपने भी अप्लाई कर दिया। अब हुआ ये, आपने अप्लाई किया था 28 मार्च को। सबको पता है कि अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च को। हुआ ये यहां पे कि जब आपने अप्लाई किया यहां पे 31 मार्च के आसपास, यानी 28 मार्च को आपने जब अप्लाई किया, तो कंपनी ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम पीरियड लेती है। उस 1 महीने के अंदर कंपनी आपको शेयर अलॉट कर सकती है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि भैया बीच में 31 मार्च पड़ रहा है और कंपनी अलॉटमेंट करने का बोल रही है कि हम यार अप्रैल मंथ तक अलॉटमेंट कर देंगे। तो क्या करे कंपनी, क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा तो मिल चुका है, मतलब कंपनी में लोग पैसा दे चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं शेयर्स खरीदने के लिए, यानी कंपनी को एप्लीकेशंस मिल चुकी हैं कि लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, जिन लोगों ने भी अभी एप्लीकेशन दी है या अप्लाई किया है कंपनी में शेयर्स के लिए, उनको शेयर अभी अलॉट नहीं हुए हैं। इट्स सेम थिंग कि तुम स्कूल में गए, तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना था, तुम 28 मार्च को स्कूल में अप्लाई करके आ गए, अप्लाई कर दिया, लेकिन गारंटी थोड़ी ना है कि तुम्हें सीट मिली गई। स्कूल वालों ने बोला कि भैया हम आपको 1 आध महीने में बता देंगे कि आपकी सीट आपको अलॉट होगी या नहीं। सेम गोज विद शेयर। आपने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया कंपनी के पास कि मुझे शेयर्स चाहिए हैं, बट अप्लाई किया 28 मार्च को, बीच में 31 मार्च पड़ रही है और कंपनी ने एप्लीकेशन मनी तो आपका रख लिया है कि हाँ भैया आपने अप्लाई कर दिया है, बट एट द सेम टाइम कंपनी ने अभी तक आपको वो शेयर्स अलॉट नहीं किए जो आप कंपनी से मांग रहे थे। ऐसे सिनेरियो में 31 मार्च को जो कंडीशन बनेगी वो कहलाएगी शेयर एप्लीकेशन मनी है कंपनी के पास, लेकिन वो अभी पेंडिंग अलॉटमेंट है। पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब उन पे अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया गया है जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया था। इसको कहा जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये स्टार बना दिया मैंने, और दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दोनों आउट ऑफ कोर्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं आए, आपको पता होना चाहिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड जस्ट टाइप यस सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं और अपन आगे की चीज़ें कर सकें। ओके गुड, तो ये हमारी स्टोरी थी। यहां तक हम सबने बैलेंस शीट याद कर ली। मुझे एक चीज के लिए और यस चाहिए कि आप जितनी मैं बैलेंस शीट करा रहा हूं उतना याद करते चल रहे हो या नहीं। अगर याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलके आगे की कहानी करते हैं। ये हमारा हो गया इतना भाई काम। अब मुझे यहां पे फर्स्ट और सेकंड हेडिंग्स तो खत्म अपनी। अब आपको पता होना चाहिए जहां से हमने शुरुआत की थी ना यार, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज फर्स्ट हेडिंग के अंदर हमने नंबर 1 डाला था शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 डाला था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये 2 ही किए अभी तक हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज के मेजर हेड के लिए। मतलब हमारा इक्विटी वाला पोर्शन तो पूरा खत्म भैया, इक्विटी का कुछ भी नहीं बचा। तो मैंने 2 हेडिंग तो समझा दिया आपको, यानी मेरा ध्यान देना बेटा, इक्विटी वाला पोर्शन खत्म। जो भी इक्विटी था मैंने बता दिया, जो भी लोगों ने पैसा लगाया वो कहलाया शेयर कैपिटल, जो भी प्रॉफिट हुआ वो स्टोर हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस में, और बाकी कहानी भी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम जो तरीका चलते हैं ना भाई इसके अंदर, मतलब जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं वो कहा जाता है सबसे पहले वो लो जो परमानेंट है,
और परमानेंट होती है आपकी इक्विटी, इसलिए हमने परमानेंस बेसिस पे चलते हैं बेसिकली, तो हमने इसलिए सबसे पहले इक्विटी को लिया। इक्विटी ने क्या बताया कि भैया ये तो लाइफ टाइम रहेगी। उसके बाद जो मेरी थर्ड हेडिंग आएगी, अब थर्ड क्यों है तुम लोगों को क्लियर है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं जिनको थर्ड क्लियर नहीं है। फर्स्ट हेडिंग थी शेयर होल्डर्स फंड, चेक करते चलो। सेकंड हेडिंग थी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब आ जाती है थर्ड सब हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, एंड लिटरली अब हम पहली मेजर लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा मेजर हेड था इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो अब मैं पहली लायबिलिटी के बारे में बात करने वाला हूं, और ध्यान दीजिएगा वो लायबिलिटी है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। और यहां पे मैं काफी लोगों से काफी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में, क्योंकि यहां पर एक कंसेप्ट को बहुत गलत समझा जाता है, और वो कंसेप्ट है भैया ऑपरेटिंग साइकिल। चलो जरा मुझे बताओ ऑपरेटिंग साइकिल कितना टाइम पीरियड होता है। मैं वेट कर रहा हूं, और जितने भी जीनियस लोग हैं मैं चाहता हूं मुझे आप बताएं कि ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ईयर और 6 मंथ और 4 मंथ क्या होता है। जल्दी से बताइए। ओके, ठीक है, 1 साल तो बोल दिया भाई। कंपनी पे डिपेंड करता है, बट मोस्टली 1 ईयर। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। 12 मंथ, 1 ईयर, 6, 24 मैक्स, सीधे 60 to 90 डेज खत्म। इससे ज़्यादा होते ही क्या है ना, नो आइडिया। चलो ठीक है, तो अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, सो ऑपरेटिंग साइकिल जनरली हम कंफ्यूज करते हैं अकाउंटिंग ईयर के साथ, और यहीं पे हमारी गलतियां अकाउंट्स में होना चालू हो जाती हैं, क्योंकि मैं उनसे बात कर रहा हूं जो लोग एक्चुअल में स्कोर करना चाहते हैं अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100। दे ऑब्वियसली गेट कंफ्यूज बिटवीन अकाउंटिंग ईयर एंड द ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। जिन्होंने भी ये आंसर दिया है धन्य हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ऑपरेटिंग साइकिल जो होगी वो कंपनी के ऊपर है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब प्रोडक्शन साइकिल। अब यार मैं रेनकोट बनाता हूं, तो भैया मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीने की भी हो सकती है। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल अगर मैं आइसक्रीम बना रहा हूं तो 12 महीने की भी हो सकती है। हो सकता है मैं कुछ मेजर प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने की भी हो सकती है, 24 महीने की भी हो सकती है। मैंने देखी है कई बड़ी कंपनीज जो है, गेल सेल मेरे ख्याल से, दे कीप एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ नियर अबाउट 18 मंथ्स। वो 18 मंथ का अपना ऑपरेटिंग साइकिल रखती हैं, जहां पे वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन करती रहती हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल totally depends upon the company, company's necessities, company's requirement। कंपनी को जैसा ठीक लगेगा कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल वैसा रखेगी। बट अकाउंटिंग ईयर हमारे भारत के अंदर जो चलता है वो है भैया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। यानी अगर हम करंट ईयर के बाद की बात करें 2020 में, अभी 31 मार्च को एक अकाउंटिंग साइकिल खत्म हुई है। 1 अप्रैल 2019 से चालू हुई और 31 मार्च 2020 में खत्म हुई। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हमारा फिस्कल ईयर है, जो भारत के अंदर माना जाता है। मैं लिख भी देता हूं, आप इसको जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। जो अकाउंटिंग ईयर होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो फिस्कल ईयर होता है, हमारे भारत में 1 अप्रैल टू 31 मार्च मान के चला जाता है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। और मेरे भाइयों मैं ये भी बता देता हूँ, ये तो वो बात हो गई कि हाँ हमने अकाउंटिंग ईयर किसको माना है, फिस्कल ईयर किसको माना है, फाइनेंशियल ईयर किसको माना है। मेरे को एक और चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि भारत सरकार ये डिसाइड कर रही है और जल्दी फैसला ले सकती है। ये सब सिचुएशंस नहीं होती तो मे भी फैसला आ गया होता कि हम अब कुछ सालों बाद कुछ इस तरह का अकाउंटिंग पीरियड लेने वाले हैं कंसिडरेशन में। 2020 यानी 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 हमारा
फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर चला करेगा। अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग राइट नाउ। व्हाट वी आर प्लानिंग इज दिस, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर हमारा अकाउंटिंग ईयर चलना चालू हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो आपके नंबर यहां से वहां कर सकती हैं। तो भाइयों थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। तो मैंने ये सब इतनी कहानी क्यों आपको बताई, आखिर इसका रीजन क्या था? बहुत सिंपल सा रीजन है भाई। जब मैं ये चीजें तुम लोगों को सिखाता हूं तो हम क्या सोच के चलते हैं, क्या कोशिश करके चलते हैं कि यार हमारा एक परसेप्शन होना चाहिए किसी भी चीज को कैसे अप्रोच करना है। मृदुल ने पूछा भी है कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, और ऑपरेटिंग साइकिल को हम चेंज क्यों कर रहे हैं। भाई रीज़न है उसका यार। ऑपरेटिंग साइकिल हमारी भारत सरकार का कहना है यार कि इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ लेके आया जाए। अभी ग्लोबल इकोनॉमी जो है, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, वहाँ पे आपको जो अकाउंटिंग साइकिल मिलेगी वो जनवरी टू दिसंबर है। हमारा भारत ही रिलक्टेंट था जो अभी तक उस चीज़ को नहीं करना चाहता था। अब हमारे भारत सरकार ने सोचा है नहीं भैया पहल तो करनी पड़ेगी भाई, तो इसलिए वो भी चेंज करने वाला है भाई। तो यार चलो यार मैं इसके अंदर और बताना चालू करता हूँ। क्या क्लियर है यहाँ पे? मेरे ख्याल से अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूँ। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है भाई, शुरू करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी के बारे में। जो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी होती है हम उसको ही नॉन करेंट लायबिलिटी बोल सकते हैं, जो बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल है, जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर काम नहीं करती है, उसी को आप हमेशा नॉन करेंट लायबिलिटी टर्म दोगे। यानी नॉन करेंट लायबिलिटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग साइकिल। प्लीज कृपया करके इसको कहीं पे नोट कर लेना। मैं फिर से बोल देता हूं, नॉन करेंट लायबिलिटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग साइकिल। क्यों डायरेक्टली एसोसिएटेड? हाँ भाई मृदुल सही तो बोल रहे हो, अकाउंटेंट को तकलीफ होने वाली है। क्यों ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड है? बिकॉज सीधी सीधी बात है, लॉजिक सुन लो इसका, क्योंकि लॉजिक तुम्हें जानना जरूरी है। जितनी भी कंपनीज हैं जब तक प्रोडक्शन कर रही हैं, वो जितने टाइम तक प्रोडक्शन कर रही हैं, सो वॉट एवर दे आर यूजिंग इन प्रोडक्शन बिकम्स ऑटोमेटिकली करंट। चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लायबिलिटीज हो, जो भी चीजें ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हैं मतलब दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। और जो भी चीजें रेगुलर बेसिस पे होती हैं उनको हम करंट के अंदर ही लेके चलते हैं। नॉन करंट के अंदर वंस इन अ ब्लू मून वाली सिचुएशन हो जाती है जो कभी कभार ही होती है, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग के अंदर लेते हैं या नॉन करंट के अंदर लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग नहीं, नॉन करंट के अंदर लेते हैं। सो नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड फॉल करती है, जो इसके अंदर है। चलो हम करना चालू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर मैं क्लियर करूंगा वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। माही ने भी एक अच्छी चीज बोली है, विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज नॉन करंट लायबिलिटी। एग्जैक्टली, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। और मैं यही तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन करंट लायबिलिटी, माही सब लोग कमेंट देखो एक बार माही का, एंड दैट इज द जनरल कंफ्यूजन जो होता भी है। मैं बिल्कुल मान के चलता हूं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हाँ जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट व्हाट इज एक्चुअली नॉन करंट लायबिलिटी? दैट फॉल्स बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। ये याद रखना जरूरी है, ये परफेक्ट आंसर है। इवन अगर एमसीक्यूज में आता है तो आप उसको टाइम पीरियड से ही रिलेट करके बताओगे नॉन करंट लायबिलिटी से। बिकॉज माही का जो कमेंट है वो गलत कहाँ हो जाता है, आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। जब हम बात करने लगते हैं कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थोड़ा ना कंट्रीब्यूट कर रहा है अर्निंग में, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को फिर हमने क्यों ले लिया, तो वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। इसलिए हम मान के चलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच फॉल बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स सबसे पहले अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग दो तरीके से हो सकता है, या तो आप भाई बैंक से जाके लोन ले सकते हो। सो पहला तो मैंने आपको लिख दिया भाई बैंक लोन, या दूसरा आपका ऑप्शन है डिबेंचर्स।
तो यार जब हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की यहाँ पे बात करेंगे तो मैंने पहले बोला बैंक लोन, अगर आप किसी बैंक से जाके लोन लेते हैं और वो मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 और 10 ईयर्स के लिए रहता है, तो वो बैंक लोन आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है, क्योंकि आपने लंबे समय के लिए लिया है। ऑपरेटिंग साइकिल तो आपकी 1 साल की, 1.5 साल की या 2 साल की होगी, आपने उससे ज़्यादा पीरियड के लिए लेके रखा है, तो आपका बैंक लोन आपके लिए नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटी बन जाएगी। नाउ सेकंड थिंग, डिबेंचर्स। नाउ व्हाट आर डिबेंचर्स? डिबेंचर इज ऑल्सो अ लोन, बट ये वो लोन है जो आपने पब्लिक से लिया है। नाउ डिबेंचर का मेन तरीका शेयर्स जैसे ही होता है, पूरा इशू करने का तरीका, बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है? शेयर्स एक इंसान को ओनरशिप देती है। अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर्स लगाए तो मैं कह सकता हूँ सीना चौड़ा करके कि मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। अगर मैंने रिलायंस में पैसा लगाया तो हाँ मैं बोल सकता हूँ मैं रिलायंस का ओनर हूँ। लेकिन अगर मैंने रिलायंस के डिबेंचर खरीदे हैं तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने रिलायंस को लोन दे रखा है, एंड दैट लोन विल बी कंसिडर्ड एज डिबेंचर्स। और याद रखना, कभी भी डिबेंचर्स को अकेले नहीं लिखा जाता, डिबेंचर के आगे हमेशा एक परसेंटेज लगा होता है। जैसे मैंने अभी लिखा, मान लो 9% डिबेंचर्स, हाइपोथेटिकली अज्यूम करके, ऐसा कुछ होता नहीं, बट 9% ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने लगा दिया 9%, हाइपोथेटिकली मान के। 9% इज़ द इंटरेस्ट रेट जो कंपनी को, जिन्होंने भी उनको लोन दिया है, उनको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है वो है उसके आगे लगा हुआ, दैट इज 9% डिबेंचर्स। नाउ 9% डिबेंचर ये पूरा ऐसा ही लिखा जाएगा, 9% रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर्स। बिल्कुल सही है, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, वी हैव टू पे द इंटरेस्ट नो मैटर व्हाट। सो हाँ, केशव ने भी बिल्कुल सही बोला है, ये बैंक लोन और डिबेंचर्स हमारे डेट फंड हो गए एक तरीके से। मैं लिख भी देता हूँ, जब कोई चीज़ अच्छी कमेंट में आती है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है पढ़ने में भी। डेट फंड हुआ, बिल्कुल सही बोला। और मृदुल ने भी बहुत अच्छी बात बोली है, वी हैव टू पे दैम इंटरेस्ट वेदर लॉस और प्रॉफिट। ये भी एक चीज़ है, क्या है ये कंट्रीब्यूशन होता है। अगर तुम लोग कमेंट बॉक्स में अच्छी चीज़ें लिखोगे तो मैं यहाँ पे उसको एटलीस्ट नोट कर सकता हूँ और बाकी लोगों को अवेयर कर सकते हैं हम सब मिलके। जैसे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा बैंक लोन पे, डिबेंचर्स पे भी, दोनों में सेम सिनेरियो है, दोनों में सेम केस है। वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एज वेल, ऑन बैंक लोन एज वेल एज ऑन डिबेंचर्स, बिकॉज ये दोनों हमारे लिए लोन्स हैं एंड वी हैव टू पे। डिबेंचर्स पे वोटिंग राइट नहीं होता, बिल्कुल सही बोला गया है। और बेसिकली ये हम लंबे वक्त की बात करें, अगर मैं बैंक लोन को मान के चल रहा हूँ ना 7 ईयर्स का, मैंने वहाँ पे लिख दिया था, देख लो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं बैंक लोन को 7 ईयर्स मान के चल रहा हूँ तो डिबेंचर्स कैन एक्सीड एज फार एज 25 ईयर्स। 25 साल तक डिबेंचर्स जो हैं 25 साल तक के लिए इशू किए जा सकते हैं डिबेंचर्स, और एक ये लॉन्ग टर्म लोन है इसलिए उसे लॉन्ग टर्म बोरिंग बोला जाता है। तो चलो अपन सही जा रहे हैं, अभी अपन सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपन ने चालू किया नॉन करेंट लायबिलिटी से, और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर अपन ने ऑपरेटिंग साइकिल से उसे लिंक कर दिया कि जो भी ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है वो सारी की सारी हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज है। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के मैंने आपको फंडे बता दिए कि वो बैंक लोन हो सकता है, वो डिबेंचर्स हो सकता है। आर्यन छाबड़ा, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया। कौन सा है कंपनी के लिए, डेट या इक्विटी? मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए या डेट होना चाहिए, उसका आंसर मैं दूंगा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, उस पर भी आएंगे अपन। सो ए हो गया, लेट्स टॉक अबाउट बी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कोई मुझे लॉन्ग टर्म प्रोविजन का एग्जांपल देगा? मैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का एग्जांपल चाहता हूं। आई एम वेटिंग के लॉन्ग टर्म प्रोविजन का कोई मुझे एग्जांपल दे। मेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं। प्रोविजन फॉर बाय आउट बिल्डिंग, टैक्स पेड इन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओके ठीक है ठीक है। एक तो हो गया प्रोविजन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। हम लंबे टर्म के लिए प्रोविजन ऑन फिक्स्ड एसेट्स बनाते हैं बेसिकली। अगर प्रोविजन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ना बोल के अगर मैं उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलूं तो भी चलेगा कि भैया वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। फिर एक आता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं आएगा आर्यन छाबड़ा, क्योंकि बैड डेट्स जो होते हैं वो आपके वो बैड डेट्स कहलाते हैं बेसिकली जो आपने मार्केट में बेचा
और सामने वाले ने पैसा नहीं दिया जो आपने उधारी पे बेचा था, तो वो तो करंट ईयर में ही चलता रहता है या करंट ऑपरेटिंग साइकिल में ही चलता रहता है। हम 3-4 साल 7 साल नहीं खींचते उसको। प्रोविडेंट फंड भी गलत है भाई, वो अलग ही चीज़ है प्रोविडेंट फंड। वैसे खैर मैं कह सकता हूँ बट मैं अभी उस डायरेक्शन में ही जा रहा। प्रोविडेंट फंड भी सागरिका, हाँ अनीश, टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रोविडेंट फंड भी होता है, बिकॉज आप एम्प्लॉयज़ जो प्रोविडेंट फंड बनाते हो वो बहुत लंबे वक्त तक आप बिजनेस के साथ लेके चलते हो, जब तक आपका जो सैलरीड पर्सन है वो कभी भी रिटायर नहीं होता तब तक प्रोविडेंट फंड चलता रहता है, या फिर वो कहीं स्विच नहीं कर रहा है या जो भी होता है। खैर बट प्रोविडेंट फंड अभी डिस्कशन में नहीं है तो अपन उसको नहीं लेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैं आपको समझा चुका हूँ। नाउ व्हाट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व? अगर आप मार्केट में ध्यान देना भाई, डिबेंचर से पब्लिक से लोन उठाते हो, आप गए और आपने पब्लिक से लोन ले लिया डिबेंचर के फॉर्म में 25 साल के लिए और आपने करोड़ों रुपए उठा लिए। अब क्या होगा? करोड़ों रुपए तो आप उठा के बैठ गए, आप दिमाग खराब करके बैठ गए यार कि यार पैसा तो आ गया है, करें क्या? इसका मिसयूज ना हो इसलिए कंपनीज एक्ट ने इसका बीच बचाव किया और कुछ चीजें निकाली इसके लिए, जिसमें से सबसे पहली चीज थी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना। जैसे ही आपने डिबेंचर्स के थ्रू आम जनता से लोन लिया, आपका सबसे पहला काम है एक फंड बनाना, एक रिजर्व बनाना, एक रिजर्व क्रिएट करना, जिसमें आप प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के रखते चले जाओगे, सो दैट फ्यूचर में जब भी आपको 25 साल बाद पब्लिक का लोन वापस करना पड़े, एटलीस्ट आपकी जेब में पैसा हो। आप ये ना बोलो अरे हमने तो पैसा जोड़ा ही नहीं, जमा ही नहीं किया, तो पब्लिक से जो लोन लिया था वो कैसे वापस करें? क्योंकि कंपनीज जो डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठाती हैं वो फर्स्ट डे से पेबल नहीं होता, ईएमआई में पे नहीं किया जाता जैसे जनरली हम बैंक लोन को पे कर देते हैं। डिबेंचर का पेमेंट चालू होता है, मे बी मान लो 5-6 साल गुजर गए, हमने सोचा अब चलो थोड़ा थोड़ा करके पे कर देते हैं, मान लो 10-15 साल गुजर गए, उसके बाद सोचा चलो अब थोड़ा थोड़ा करके पे कर देते हैं। सो कंपनी कीप्स द मनी फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एंड दे डोंट रीपे इट बैक इन द नियर फ्यूचर। कंपनी ने अगर डिबेंचर से लोन लिया है तो वो कभी भी रेगुलरली पैसा शुरुआत से ही नहीं देना चालू करते, थोड़ा टाइम लेके देते हैं। इसके कारण दिक्कत होना चालू होती है। इसीलिए एक रिजर्व कंपनीज एक्ट बनाने को बोलता है जिसे नाम दिया जाता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और उसके अंदर पैसा जमा किया जाता है कि फ्यूचर में जब भी डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना पड़े तो वो इसके थ्रू पे कर दिया जाए, और इसलिए इसको लॉन्ग टर्म के अंदर डाला जाता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। अब हमारे पास है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि भाई जिसको ये नहीं आया वो तो बस बताओ यार, चलो बाप रे बताओ जल्दी से किस किस को डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है, और लिखते जाओ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है। जल्दी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता है? मुझे पता करना है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किस किस को समझ में आता है। तो यार डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में जरा किस्सा सुनना चालू करो, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। दो तरह की इनकम होती है, एक होती है तुम्हारी अकाउंटिंग इनकम, ध्यान देना भाई, और दूसरी होती है तुम्हारी टैक्सेबल इनकम। सबको क्लियरली दिख रहा है? वन इज योर अकाउंटिंग इनकम एंड द अनदर वन इज योर टैक्सेबल इनकम। तो यार इसमें होगा क्या, मान लेते हैं कि तुम्हारी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, पहले इनको क्लियर करना जरूरी है। जनरली कंपनीज क्या करती हैं, मान लो 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर चालू हुआ जो कि 31 मार्च को जाके खत्म होगा, तो कंपनी सोचेगी क्यों ना 1 अप्रैल को ही एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, अच्छा रहेगा, एडवांस टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। तो ठीक है यार, एडवांस टैक्स पे कर दिया हमने, क्या कैलकुलेट करके, हमारी टैक्सेबल इनकम हाइपोथेटिकली कैलकुलेट करके। क्योंकि मैं भी होऊंगा, मैं सोचूंगा यार चलो यार इस साल मेरी इनकम 5 लाख हुई है,
अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इनकम नेक्स्ट ईयर में 5,10,000 होगी यार। ये मैंने दिमाग में आइडिया लगाया और मैंने इसके हिसाब से एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए टैक्स पे कर दिया। जिस ईयर में मैं एंटर हो रहा था, साल की पहली तारीख को एडवांस टैक्स पे करके बैठ गया। ये मेरी टैक्सेबल इनकम थी जो मैंने कैलकुलेट करी थी। ठीक है भाई, तुम लोगों ने भी जैसे कर दिया हो यार, तुमने भी एडवांस टैक्स पे कर दिया। तुमने सोचा साल की शुरुआत में ही कर दो, जैसे अपन कई बार एडवांस में बिजली का बिल भर देते हैं, टाटा स्काई का रिचार्ज करा लेते हैं, ऐसे हमने सीधे सीधे टैक्स को पे कर दिया एडवांस में। अब अकाउंटिंग इनकम निकल के आई जब साल एंड हुआ 31 मार्च को, क्योंकि आपको तो पता ही होगा भाई कि जो हमारी इनकम है वो हमें एक्चुअल में पता चलती है साल के एंड में जाके। जब साल का अंत हुआ तो पता चला भैया हमारी इनकम तो 5,70,000 हुई है। हमने ज़्यादा पैसा कमा लिया। अब हम तो यहाँ पे धर्म संकट में फंस गए। हमने सोचा यार कि अब तो हमें और टैक्स देना पड़ेगा ना यार, क्योंकि हमारी इनकम ऑलमोस्ट जो हमने एस्टिमेट की थी उसमें 60,000 रुपीज़ इनकम हमारी ज़्यादा हुई है, मतलब हमें टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। हम लोग सर पकड़ के बैठ गए। एक तो अच्छा भी लगा कि इनकम ज़्यादा हुई है, लेकिन एक साइड पे ये भी लग रहा है कि अब टैक्स भी आगे देना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया। कोई बात नहीं, हमने ये 60,000 की इनकम पे एक्स्ट्रा टैक्स जो पे करना है हमें, वो हम अब करंट ऑपरेटिंग साइकिल में तो कर नहीं सकते, क्योंकि हाइपोथेटिकली तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल यही चल रही थी, एक साल की ही चल रही थी। ऑपरेटिंग साइकिल खत्म, नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल में पहुंच रहे हैं। अब जो भी पेमेंट होंगे, क्योंकि 31 मार्च लग चुका है, जो भी पेमेंट होंगे अब आने वाले साल में ही होंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल है। क्योंकि हमने हाइपोथेटिकली सोच के रखा हुआ है कि भैया वहां पे हमें नेक्स्ट ईयर में ही जाके पेमेंट करना है। तो जब हमारा दिमाग ऐसे खराब हुआ तो हमने उसको बताया नॉन करंट लायबिलिटी। पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे ना भाई। यानी यहां पे हुआ क्या, बिकॉज वी हैव टू पे मोर, बिकॉज वी हैव टू पे टैक्स ऑन एक्सेस ऑफ इनकम विच इज 60,000 रुपीज, जो आपको पे करना है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है। दैट बिकम्स योर लायबिलिटी टू द आउटसाइडर। आपके लिए वो लायबिलिटी है आउटसाइडर के लिए, बिकॉज आपको अभी और पैसा पे करना पड़ेगा। दैट बिकम्स योर नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एसेट तब होता है जब हमको बेनिफिट हो। अब मैं एसेट्स की बात भी बता देता हूं, चलो सुनो। जिसको एसेट के बारे में सुनना है वो सुने जरा। मैंने इनकम एस्टिमेट करके रखी थी भैया 5,10,000 रुपए। ठीक है भाई, अब जो मेरी इनकम हुई वो सिर्फ 4,50,000 हुई। मैंने तो इनकम एस्टिमेट की थी 5,10,000 की, और मैंने वो सोच के ज्यादा टैक्स पे कर दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई जब मेरी इनकम निकल के आई 4,50,000, बिकॉज मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो भाई ज्यादा पैसा दे चुका हूं, क्योंकि मैंने अपनी इनकम को एस्टिमेट किया था इस साल की 5,10,000 रुपीज का। यहां तक ध्यान गया। मेरी इनकम हुई सिर्फ 4,50,000। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने सोचा गए भाई, अब क्या करें, क्योंकि मैं तो ज्यादा टैक्स भर चुका। तो मेरा यहां पे सवाल यह है कि जो मैंने ज्यादा टैक्स भरा है, एडवांस टैक्स जब मैं भर रहा था, जो भी ज्यादा टैक्स भरा है, क्या वो मेरे को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? माय क्वेश्चन इज दिस, जल्दी बताओ, वो पैसा मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा? आई एम वेटिंग। कशिश बोल रही है नहीं आएगा। गया एक बार पैसा तो गया। मृदुल भी बोल रहा है नहीं आएगा, निखिल ने भी बोल दिया नहीं आएगा। डोंट नो, अगले साल कम देना पड़ेगा। ठीक है भाई, सही सही जा रहे हो थोड़ा थोड़ा। डेजी की बात भी मैंने सुन ली है, मैं तुम्हारा रिप्लाई कर रहा हूँ, 2 मिनट देना मुझे बेटा।
ठीक है, चलो सुनना मेरी बात ध्यान से अब, ठीक है। एक सिनेरियो मैंने तुम्हें बताया, जो फर्स्ट सिनेरियो था वो बेसिकली ये था कि मेरे पास हाँ, यहां तक मैं तुम्हें बता ही देता हूं, मुझे टैक्स रिफंड आएगा। वो एडजस्ट भी हो सकता है, वो मेरे ऊपर है, लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो जनरली क्या करेगा, टैक्स रिफंड कर देगा। ऑब्वियसली क्योंकि मेरा टैक्स कम बनता था, मैंने एडवांस टैक्स में ज़्यादा पैसा पे कर दिया, तो मेरे पास टैक्स रिफंड आ जाएगा। और क्योंकि टैक्स रिफंड आएगा तो वो मेरे लिए एक काइंड ऑफ इनकम है, इसलिए वो मेरा एसेट है, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू मी। मैंने क्या कहा था, जो मेरा है वो डेबिट है, वो एसेट है, बिकॉज कंपनी के पास वो पैसा वापस आएगा। कंपनी, और अभी आया नहीं है, आएगा इन फ्यूचर डेट बोल रहा हूं, अभी नहीं आया है। जब आएगा तो जोड़ के दिखा देंगे भैया, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक कंपनी को उसको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भैया वो पैसा आएगा फ्यूचर में। तो इसलिए उसको मुझे एसेट दिखाना पड़ेगा, एज नॉन करंट एसेट दिखाना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट करके। करंट, जैसा मुझसे डेजी ने बोला भी है यहाँ पे कि हम अकाउंटिंग ईयर लेके चल रहे हैं, और वो तो ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से होता है। तो डेजी यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल को एक ही मान के चल रहा था कि अकाउंटिंग ईयर 1 साल की है और ऑपरेटिंग साइकिल भी मेरी कोइंसिडेंटली 1 ही साल की है। तो होगा क्या, 1 ही साल का है, तो जब नेक्स्ट ईयर में आएगा तो नेक्स्ट ईयर मेरी नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल चलना चालू हो जाएगी या चालू हो जाएगी, इसलिए मुझे उसको नॉन करंट लायबिलिटी लेना पड़ा। लेकिन हाँ, अगर करंट में आ जाएगा तो करंट लायबिलिटी बोलेंगे, मतलब आ जाएगा क्या, देना पड़ेगा। और बेसिकली तो एक बार फिर से, क्योंकि मुझे लग रहा है और कई बार मुझे लगता है कि भाई कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं बिल्कुल समझता हूं भाई। चलो, तो मैं एक बार फिर से तुम लोगों को इसको समझा देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कन्फ्यूजन किसी भी तरह की हो। तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, मेरी इनकम जो है वो मैंने अज्यूम की थी कि 5 लाख रुपीज़ होगी, ठीक है भाई। लेकिन मेरी इनकम जो मैंने एस्टिमेट की थी, ये लिख देता हूं मैं, व्हाट आई हैव एस्टिमेटेड वाज कि मेरी इनकम होना चाहिए 5 लाख रुपीज़। अभी मैं 5 लाख से चल रहा हूं, पहले 5 लाख 10 ली थी, मैं मानता हूं, लेकिन अभी मैं 5 लाख से आपको समझाना चालू करूंगा। पहली कंडीशन कहती है, आई वॉज एस्टिमेटिंग दैट माई इनकम विल बी ₹5 लाख। ध्यान से सुनना सब लोग, बट अच्छा साल निकला, काफ़ी अच्छा साल था, एंड आई अर्नड 5,70,000 रुपीज़। नाउ मेरी इनकम कंपैरेटिवली ज़्यादा हुई। कितनी ज़्यादा हुई, अगर ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इनकम जो है वो 70,000 रुपीज़ ज़्यादा है। जितना मैं सोच के चल रहा था उससे 70,000 रुपीज़ ज़्यादा है। अब क्योंकि मेरी इनकम ज़्यादा हुई है, मैंने तो एस्टिमेट की थी 5 लाख और उसके हिसाब से टैक्स पे कर दिया था एडवांस में। एडवांस में मैं ऑलरेडी पे कर चुका था 5 लाख को मान करके मेरी इससे ज़्यादा इनकम नहीं होगी। बट जब इनकम 5,70,000 निकल के आई तो मेरी इनकम 70,000 ज़्यादा थी, जिसका मतलब यह है कि मुझे 70,000 पे एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। लेकिन मेरी अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, मेरा अकाउंटिंग ईयर भी सेम है और मेरा ऑपरेटिंग साइकिल भी सेम चल रहा है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च को जब मुझे पता चला भाई कि मेरी इनकम तो ज़्यादा है, 5,70,000 रुपीज़ है, मेरी इनकम कंपैरेटिवली ज़्यादा निकली 31 मार्च को, तो मैं उस करंट ईयर में कुछ कर ही नहीं सकता था। मुझे अब जो भी करना है, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ रहा है, नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल आ रही है 1 अप्रैल से 31 मार्च की, नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल, उसी में करना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे करंट ईयर में मेरे पास कुछ भी करने का पावर नहीं बचा, मुझे अगले साल में जंप ही करना पड़ा, ऑपरेटिंग साइकिल से निकल के दूसरी ऑपरेटिंग साइकिल में जाना पड़ा। तो जो भी एडिशनल टैक्स बनता है मेरा, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, इसलिए उसको नॉन करंट लायबिलिटी में लिया जाता है। क्योंकि मुझे एडिशनल टैक्स देना पड़ा, मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ा, मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई, मेरे ऊपर पैसे का बर्डन आ गया, क्योंकि मुझे किसी को और को पैसा देना है। व्हेन आई हैव टू पे द मनी, दैट बिकम्स अ लायबिलिटी ऑन मी। अगर ऑन द स्पॉट चीज़ें खत्म कर दो तो वो एक्सपेंस बन जाता है, लेकिन ऑन अ लेटर डेट, ऑन अ फ्यूचर डेट अगर आपको देना पड़े उस चीज़ को, तो दैट बिकम्स योर लायबिलिटी, बिकॉज ड्यू हो चुका है, आपने अभी तक पे नहीं किया। अगर मैं ऑन द स्पॉट पे कर रहा हूं, ओके गुड, खत्म, खर्चा हो गया। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, मैंने एडिशनल टैक्स कैलकुलेट किया, जो 70,000 रुपए है एडिशनल इनकम, उस पर मैंने एडिशनल टैक्स कैलकुलेट किया, और वो एडिशनल टैक्स अब मैं अगले साल में कभी जाकर दूंगा।
इसलिए क्योंकि वो नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल में मैं जंप कर चुका हूं, नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगा। फिर आगे अगर इसी का दूसरा केस लेके चलता हूं मैं, तो वो होगा कि मैं इनकम अज्यूम करके चल रहा था 5 लाख रुपीस और मेरी इनकम सिर्फ हुई है 4,50,000 रुपीज। यहां पे सिनेरियो क्या हुआ कि मैंने इनकम एस्टिमेट करी थी 5 लाख रुपीस, लेकिन मेरी इनकम हुई सिर्फ 4,50,000। मैंने जो टैक्स पे किया वो 5 लाख पे टैक्स पे किया, बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं इनकम अज्यूम कर रहा था भाई इतनी मिनिमम तो मैं कमाऊंगा। लेकिन जब साल एंड हुआ 31 मार्च को, तब मैंने देखा कि मेरी इनकम तो सिर्फ 4,50,000 रुपीज हुई है, यानी मैंने कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स पे कर दिया, इनकम तो कंपैरेटिवली मेरी कम ही निकल के आई है। तो जो भारत सरकार है वो हमें टैक्स रिफंड देगी फ्यूचर में, अभी नहीं देगी, फ्यूचर में देगी। तो फ्यूचर के लिए मैंने दिखा दिया अच्छा भैया ये मेरा नॉन करंट एसेट है क्योंकि मेरे पास पैसा वापस आने वाला है। जब भी कभी पैसा फ्यूचर में देना होता है दैट बिकम्स योर लायबिलिटी। जैसे डिबेंचर्स का फ्यूचर में पैसा रीपे करना पड़ता, बैंक के लोन का फ्यूचर में पैसा रीपे करना पड़ता, तो वो चीज़ें लायबिलिटी थी। ऐसे ही जब पैसा वापस आने वाला होता है तो आप उसको एसेट बोलते हो, और क्योंकि ये अगली ऑपरेटिंग साइकिल में जाके वापस आएगा इसलिए मैंने उसको नॉन करंट एसेट बोला है। खैर मैं वो आगे समझाऊंगा भी, बट यहां तक तो आपको समझ में आना चाहिए। आशीष ने पूछा है सीक्वेंस के बारे में, तो भाई मैं सीक्वेंस आपको बताते चल रहा हूं। हमने चालू किया था नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सबको समझ में आ जाएगा कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमने सीक्वेंस क्या फॉलो किया है। ये हमारा 3rd नंबर नॉन करंट लायबिलिटी था, सबने अपनी कॉपी में लिख के रखा हुआ है। उसके अंदर ए आया हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर हमने बी लिखा था लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। किस बुक्स में पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होगा, बट दैट डजंट इवन मैटर। जैसे मैं लिख रहा हूं तुम लोग तो वैसे ही लिखो, याद रखना ज्यादा आसान रहता है। सी आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एंड डी आएगा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। भाई लोग जल्दी से लिख लो इसको, ये चारों को। नॉन करंट लायबिलिटीज पूरा क्लियर होना चाहिए। तो चलो यार, मैंने आपको नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में बता दिया। अब अपना सिर्फ काम बचता है करंट लायबिलिटी का, तो उसको भी क्यों छोड़ दें भाई। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई करंट लायबिलिटी। अब यार ये करंट लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी तुम लोगों से मैं पूछता हूं, मैं इसको अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करूं या फिर मैं इसको ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेट करूं? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं करंट लायबिलिटी किससे देखी जाती है, अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे देखी जाती है या फिर ऑपरेटिंग साइकिल बेसिस पे देखी जाती है करंट लायबिलिटी? ऑपरेटिंग साइकिल, ओके गुड। ऑपरेटिंग साइकिल, अकाउंटिंग ईयर से कुछ नहीं देखा जाता, ये लगा दिया क्रॉस मैंने। जो भी देखा जाता है आज का मॉडर्न ज़माना है, और मॉडर्न ज़माने में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एवरीथिंग वेदर इट इज़ करंट और नॉन करंट वो चलेगा ही आपका ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू। तो जो भी अकाउंटिंग ईयर कह रहे हैं वो गलत है। तो इतना जो मैंने समझाया वो तुम लोगों ने सुना ही नहीं। करंट और नॉन करंट इज बीइंग डिफाइंड बाय ऑपरेटिंग साइकिल। अगर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल, अकाउंटिंग ईयर तो मेरा 1 साल का है, 1 ईयर का अकाउंटिंग ईयर है, लेकिन मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 24 मंथ की है, यानी 2 ईयर्स की है, तो भैया याद रखना मैं 2 साल बेसिस पे देखूंगा, ना कि अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे। जो भी देखा जाता है 2 साल तक, जो भी है 2 साल के अंदर ब्रैकेट में, इवन वो बैंक लोन क्यों ना हो, अगर बैंक लोन 2 साल के अंदर अंदर का है तो वो बैंक लोन भी करंट लायबिलिटी बन जाएगा। लेकिन 2 साल के बाहर है फिर, यानी 3 साल का है, तो फिर वो नॉन करंट लायबिलिटी बनेगा। ध्यान रखिएगा,
करंट लायबिलिटी इज बीइंग डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है वो करंट लायबिलिटी, जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है वो नॉन करंट लायबिलिटी. फिर से एक बार बोल देता हूं, वॉट एवर इज इनसाइड, लाइक वॉट एवर इज विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल इज करंट लायबिलिटी. जो भी हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है वो करंट लायबिलिटी है. ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है. चलो ठीक है, तो सबसे पहले करंट लायबिलिटी में पहला आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, क्योंकि इसके बाद मैं क्विज करूंगा और तुम लोग को उसके आंसर देने पड़ेंगे. तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देंगे. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. दूसरा आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन. फिर आता है आपका ट्रेड पेबल्स, और लास्ट आ जाता है अदर करंट लायबिलिटीज. चलो भाई, तो यहां तक क्लियर हुआ मेरे ख्याल से. आज अपना सेकंड पार्ट फिनिश होता है जहां पे अपन ने डिस्कस किया कि करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है. फाइनली एक रिवीजन अपन कर रहे हैं जिसमें एक लास्ट टाइम मैं सारी चीज़ें लिखूंगा और तुम लोग भी मेरे साथ लिखोगे. मैं चाहता हूं कि अपन एक लास्ट रिवीजन करें. सबसे पहली हेडिंग जो अपन ने करी है वो थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज. ये सबसे पहली हेडिंग थी. इसके अंदर हमने सबसे पहला किया शेयर, बेचारा क्या हो गया इसको, शेयर होल्डर्स फंड हमने सबसे पहला किया. हाँ भाई, दोबारा तिबारा 4 बार करना पड़ेगा तभी तो दिमाग में छपेगा. ऐसे अकाउंट्स में थोड़ा ना मार्क्स आते हैं. तो शॉर्ट शेयर होल्डर्स फंड हो गया. शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमने किया था शेयर कैपिटल. मैं पूरा एक बार लिख रहा हूं, रिवीजन हो रहा है ये अपना, और जो लिखेगा वही आगे बढ़ेगा. इसके अंदर पहला था इक्विटी शेयर कैपिटल. दूसरा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. जब हमने यहां तक कर लिया था तो इसके अंदर एक थर्ड वाला भी था जो अगर अपन लिखना चाहें तो लिख लें. वैसे मुझे नहीं लगता, बट अच्छा वो थर्ड में क्यों लिखेंगे, वो अपन उसी में लिखेंगे ना. चलो ठीक है, तो ए हो गया इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स. बी आ जाते हैं अपन रिजर्व्स एंड सरप्लस पे. फिर सी आ जाते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. तो ये अपन ने इतना किया. देख लो भाई, इक्विटी एंड लायबिलिटीज मेन हेड था. शेयर होल्डर्स फंड आया, शेयर कैपिटल आया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. फिर उसके बाद सेकंड चालू हुआ अपना. सेकंड आ गया अपना शेयर. फिर आया अपना थर्ड नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर अगेन ए था अपना लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस,
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, देख लो भाई, यहां तक पहुंच चुके हैं अपन, चेक कर लो एक बार भाई। ठीक है, और लास्ट डी आ जाता है इसके अंदर। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। इतना करने के बाद हमारे पास लास्ट चीज बचती है और वो था हमारा फोर्थ, नंबर 4, करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर ए आ जाता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहले करते हैं, बोरोइंग्स था तो वही मोमेंटम बना के रखते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तुम लोग भी कर ही रहे होगे। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर पहला आ गया बिल्स पेबल, और सेकंड अपन ने सीखा क्रेडिटर्स। फिर डी आ जाता है अदर करंट लायबिलिटीज। बाकी तुम्हारे ऊपर जिनने नहीं लिखा होगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ही, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। तुम वहाँ हो, मैं चाहूँगा दिल से कि तुम लिखो। नहीं डेफर्ड है भाई, नेट लिख सकते हो, बट मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो प्रिज्यूम्ड कहा जाता है कि अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ हैं तो उनको बैलेंस शीट में उतारने से पहले नेट ही होगा ऑब्वियसली। अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ जाते हैं आपके बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ओडी का मतलब। सेकंड आ जाता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और फिर बाकी अदर आइटम्स तो आते ही रहते हैं। प्रीपेड इनकम हो गया, प्रीपेड इनकम बोल रहा हूँ, एडवांस इनकम हो गया, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। बस मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ। तो ये भाई मैंने आपके लिए पूरा बना दिया फाइनली, कि आपको भी इतना मालूम हो कि हमने ये जो किया ना, इतना सब कुछ ये सब था। आपको भी एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। जिन्होंने मेरे साथ शिद्दत से ये कुछ क्लासेस बिताई हैं, आगे तुम्हारा पूरा साल बहुत इजी जाने वाला है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो फेल होते हैं सक्सेस लेके आने में 12th क्लास में, वो यही शुरुआत की 5 से 10 क्लासेस होती हैं, क्योंकि उनके पास इतना पेशेंस लेवल नहीं होता है और वो माइंडसेट बिठा लेते हैं, अरे हाँ यार ये कुछ भी कह रहे हैं। नहीं भाई नहीं, लाइफ में किसी एक इंसान की सुनो, लेकिन उस एक इंसान की शिद्दत से सुनो, बाकी किसी की मत सुनो, लेकिन एक इंसान की हमेशा सुनो। ये मैं हमेशा एक लाइफ लेसन सबको देता हूँ। रचे करते भाइयों पे रखते पूरा स्टाइल के, जिला देखे साइडों के, किला बेचा 2.5 के। और ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे। जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो। भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।